स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्पेशल मैरिज एक्ट के रिजीम में चेंज करने की नीड है या नहीं, ये संसद को तय करना है। यहाँ अदालत को केयरफुल रहना चाहिए कि वो लेजिस्लेचर डोमेन में एंटर ना करे। दोस्तों, रिसेंटली ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने तब कही जब वो सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल एक्ट की तरह मान्यता देने के मामले में फैसला सुना रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह के कानून बनाने या उसमें बदलाव करने के लिए लेजिस्लेचर जिम्मेदार है और कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा। देखा जाए तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिलने का सपना टूट गया। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि साल 2018 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने ही सेक्शन 377 को खत्म करते हुए होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर दिया था, जिसके बाद से ही उम्मीद की जा रही थी कि सेम सेक्स के लिए मैरिज एक्ट में भी बदलाव किया जा सकता है। दोस्तों, पेटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि भारत एक मैरिज बेस्ड कंट्री है जहां शादी की मान्यता बहुत जरूरी है और ये मान्यता लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कपल्स को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि राइट टू मैरिज कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए जाने वाले राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही हिस्सा है, जिसे संविधान एक फंडामेंटल राइट मानता है। दोस्तों, इसी के बेसिस पर यह कहा गया कि होमोसेक्सुअल लोगों को संविधान के मौलिक अधिकारों से वंचित क्यों रखा जा रहा है। फिर इसी को ध्यान में रखते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन इसमें LGBTQ कम्युनिटी को सफलता नहीं मिली। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानून बनाने से मना नहीं किया, बस उसने अपनी लिमिटेशन को क्लियर करते हुए इस मामले को केंद्र सरकार और देश की संसद के लिए छोड़ दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के लिए अगर राइट टू लव को लीगल किया जा सकता है तो राइट टू मैरिज क्यों नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो UPSC मेंस GS पेपर फर्स्ट में इंडियन सोसाइटी और GS पेपर 2 में पॉलिटी और सोशल जस्टिस के टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज भी दुनिया की 62 कंट्रीज के जुरिडिक्शंस में होमोसेक्सुअलिटी को लेकर डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, जहां ऐसी एक्टिविटी को अननेचुरल कंसीडर किया जाता है और कुछ देशों में तो इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट देने तक की सजा है। देखा जाए तो भारत में भी इन्हीं देशों की तरह साल 2018 तक होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम कंसीडर किया जाता था, जिसे डिक्रिमिनलाइज्ड करने में सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत बड़ा रहा है। दोस्तों, भारत में होमोसेक्सुअलिटी को लीगल करना ही बहुत बड़ा कदम माना गया, जिसका उस दौरान काफी विरोध भी हुआ। लेकिन उसी समय ये सवाल भी उठा कि अगर दो सेम सेक्स के लोग एक साथ कपल की तरह रहते हैं और उनके रहने को कानूनी मान्यता दी जा सकती है, तो फिर उन्हें शादी करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपकी तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ लाया है आपके लिए P2I का एक न्यू फाउंडेशन बैच, जहां सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे 3 अलग अलग पैकेजेस हर उस एस्पिरेंट की तैयारी के लिए डिजाइन किए गए हैं जो UPSC एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जैसे भी आप 12th में हैं या आपके घर में कोई एस्पिरेंट है जो UPSC की तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए 42 मंथ्स का प्लैटिनम पैकेज। आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए 30 मंथ्स का गोल्ड पैकेज। या फिर आप लगातार एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम के चैलेंज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 18 मंथ्स के सिल्वर पैक को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको तीनों ही पैकेजेस में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी बेसिक से एडवांस तक कराई जाएगी। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, वीकली रिवीजन टेस्ट, क्रैश कोर्स और नोट्स एंड बुक, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी पैकेज को परचेज करते वक्त ANLive कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इन तीनों पैकेजेस के साथ ही साथ स्टडी IQ के बाकी के कोर्सेज पे भी 60% तक का भारी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या स्टडी IQ की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेसिक राइट्स और लीगैलिटी से तो जुड़ा ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत से लोगों की लाइफ भी इसी सवाल से जुड़ी हुई है। आप इसे ऐसे समझें कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता न मिलने से ऐसे कपल्स बहुत सी ऐसी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे जो देश में शादी के बाद लोगों को मिलती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी में नॉमिनी बनने से लेकर एडॉप्शन और टैक्स बेनिफिट्स जैसी सुविधाएं। आइए अब यहीं पर यह भी समझ लेते हैं कि भारत में शादी का कानून काम कैसे करता है, ताकि सेम सेक्स मैरिज की मांग को समझने में आसानी हो। दोस्तों, भारत में शादियों के कानून रिलीजन के बेसिस पर काम करते हैं, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट या फिर मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब इसी में कॉन्सेप्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट। इसी को लेकर सेम सेक्स मैरिज का पूरा इशू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक ऐसा लॉ है
जिसके तहत भारत का कानून 2 अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी की परमिशन देता है। यह कानून सभी इंडियन सिटीजन के लिए मान्य है और उनके लिए भी जो भारतीय हैं लेकिन भारत से बाहर रहते हैं। देखा जाए तो इस एक्ट से किसी भी धर्म के लोग बतौर इंडियन सिटीजन अपनी शादी को कानूनी मान्यता दिलवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि इसके लिए आपको हेटेरोसेक्सुअल कपल होना जरूरी है। दोस्तों, इस एक्ट की न्यू 19वीं सेंचुरी में रख दी गई थी, जब सबसे पहले सिविल मैरिज एक्ट पर डिबेट शुरू हुआ था। लेकिन 1954 में इस एक्ट को एक बार फिर से रिवाइज किया गया, जिसके बाद इस एक्ट में 3 खास नियम बनाए गए। पहला यह कि स्पेशल मैरिजेज के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाए, साथ ही अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी की सुविधा दी जाए, और तीसरा नियम यह था कि शादी के बाद लोगों को तलाक की सुविधा भी दी जाए। लेकिन यह सुविधा सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल शादियों के लिए मान्य है। दोस्तों, इसी हेटेरोसेक्सुअलिटी की कंडीशन को खत्म करने के लिए ही सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया और ये कहा गया कि हेटेरोसेक्सुअलिटी की शर्त को हटाकर स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए। देखा जाए तो उसके पीछे आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि अगर 2 लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो एक दूसरे से शादी करना उनका मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में लिमिटेशन होमोसेक्सुअल कपल्स पर अप्लाइड है। आज दुनिया भर में भारत जैसे कई देश हैं जहां होमोसेक्सुअलिटी तो लीगल है लेकिन सेम सेक्स मैरिज की इजाजत नहीं है, जिसमें लेबनान, टर्की और कजाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। आंकड़ों की बात करें तो 133 देशों में होमोसेक्सुअलिटी लीगल है, लेकिन इनमें से सिर्फ 34 देश ही ऐसे हैं जहां पे सेम सेक्स मैरिज भी लीगल है, जैसे कि अमेरिका, न्यूजीलैंड और नेपाल जैसे देश। दोस्तों, यहाँ पे ये भी समझना होगा कि पूरी दुनिया में सेम सेक्स मैरिज कोई बहुत पुराना कल्चर नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत साल 2001 में हुई। साल 2001 में नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहां पर सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिली। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में ऐसे प्रोग्रेसिव लॉ को एकदम से जनरलाइज कर देना बहुत ही मुश्किल होगा। यही वजह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में नजर नहीं आती। ऐसे में ये समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इस पूरे इश्यू को लेकर आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका जवाब मांगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि होमोसेक्सुअल कपल के पार्टनर की तरह रहने और उनके फिजिकल रिलेशन बनाने की तुलना किसी भी तरीके से इंडियन फैमिली यूनिट से नहीं की जा सकती, जो एक बायोलॉजिकल मेल और एक बायोलॉजिकल फीमेल के मिलने से बनती है। दोस्तों, सरकार का मानना यह भी है कि मैरिज लॉज में इस तरह के दखल देने से रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने का भी खतरा है। देखा जाए तो इंडियन कल्चर में शादी को एक सीक्रेट प्रैक्टिस माना जाता है और आज भी देश भर में होमोसेक्सुअलिटी को लेकर उस लेवल की एक्सेप्टेंस नहीं मिली है कि इसे सेक्रेट रिलेशन कंसीडर किया जाए। इस आर्ग्यूमेंट से भी गवर्नमेंट सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से बचती है। सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ कुछ जनरल आर्ग्यूमेंट्स को देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे संविधान की मूलभूत संरचना को नहीं बदला जा सकता, उसी तरीके से मैरिज बेसिक्स को भी नहीं बदला जा सकता है। साथ ही कहीं ना कहीं इस बात का भी डर लोगों में है कि अगर इसे मान्यता मिल जाती है तो एडॉप्शन, डिवोर्स और प्रॉपर्टी नॉमिनी जैसी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल होने लगेगा। ऐसे में अब यह तय देश की संसद ही करेगी कि देश में होमोसेक्सुअलिटी को शादी की इजाजत दी जाए या नहीं। मल्टीनेशनल रिसर्च फर्म इप्सोस LGBT+ प्राइड 2021 ने एक ग्लोबल सर्वे कंडक्ट कराया था। दोस्तों, इसी रिपोर्ट ने बताया कि भारत की करीब 3% पॉपुलेशन होमोसेक्सुअल है, लेकिन ये नंबर एग्जैक्ट या दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी को आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स से लेकर इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तक इन्वॉल्व रहते हैं। और भारत जैसे देश में लोग बहुत से सामाजिक दबाव के चलते भी अपने ओरिएंटेशन को कबूल करने से डरते हैं या अवेयरनेस की कमी के चलते इन्हें इसके बारे में पता नहीं होता। ऐसे में हाई चांसेस हैं कि इस तरह के सर्वे में भी रिस्पोंडेंट ने फॉल्स क्लेम्स ही किए हों। दोस्तों, अगर 3% के नंबर को लेकर चलें तो एक लार्ज पॉपुलेशन नंबर इस कम्युनिटी को बिलोंग करती है। ऐसे में आइए ब्रीफ में जानते हैं कि इनके राइट्स के लिए संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, LGBTQ+ के ओवरव्यू की बात करें तो भारत में इसका इतिहास कॉलोनियल एरा से शुरू हो जाता है, जब ब्रिटिशर्स ने सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के तहत 1860 में होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज्ड कर दिया था। फिर यह लॉ 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी बना रहा, जो करीब अगले एक सदी तक LGBTQ+ इंडिविजुअल्स को डिस्क्रिमिनेट करता रहा। किसी तरीके से ये LGBTQ कम्युनिटी के लोगों का संघर्ष धीरे धीरे सामने आया और 1990s में पहला LGBTQ+ ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसका नाम था AIDS भेदभाव विरोधी आंदोलन। दिल्ली बेस्ड इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की शुरुआत की। साल 2001 में नाज फाउंडेशन नाम के एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL फाइल की। दोस्तों, इस PIL में दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सेक्शन 377 की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि कॉलोनियल लॉ की तरह से एक कम्युनिटी के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अपराध बना रहा है। वही दूसरी ओर इस PIL के बाद LGBTQ कम्युनिटी का देश भर में विरोध होना शुरू हो गया। देखा जाए तो कंजर्वेटिव ग्रुप्स, रिलीजियस लीडर्स और बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स और उनकी पार्टी इस बात का विरोध करते रहे और होमोसेक्सुअलिटी को वेस्टर्न कल्चर और अपवित्र कहते रहे।
दोस्तों इन सबके सिग्निफिकेंट ऑपोजिशन के बावजूद भी LGBTQ कम्युनिटी का संघर्ष रंग लाया और करीब 8 साल तक चले इस केस में साल 2009 में फाइनल वर्डिक्ट आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट में सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। साथ ही भारत में LGBTQ कम्युनिटी को दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी पहली जीत मिली, लेकिन इस जीत को साल 2013 में एक बार फिर से चैलेंज किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, जिससे हाईकोर्ट के जजमेंट पर स्टे लग गया और सेक्शन 377 सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक रीइंस्टेट हो गया। दोस्तों इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में मामला करीब 5 साल तक चला। साल 2018 में इस पर 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया, जिसमें इंडिया के करंट चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सेक्शन 377 को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून डिक्लेयर कर दिया। इस तरीके से फाइनली 6 सितंबर 2018 को देश में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, जिस पर जजमेंट सुनाते हुए DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि व्हाट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल इज लव, द राइट दैट मेक्स अस ह्यूमन इज द राइट टू लव। साल 2018 का ये जजमेंट न सिर्फ ऐतिहासिक था, बल्कि इसे LGBTQ+ राइट्स की एक मेजर विक्ट्री माना गया। लेकिन दोस्तों इस लीगल विक्ट्री के बावजूद भी आज सोशल वॉर में इस कम्युनिटी के अपने अधिकारों के लिए फाइट जारी है। होमोसेक्सुअल लोगों को आज भी सोसाइटी, वर्क प्लेस या किसी भी पब्लिक प्लेस पर उनका ओरिएंटेशन जानने के बाद भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। इन्हें आज भी बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, जिससे इनका एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और हाउसिंग जैसी चीजों पर एक्सेस लिमिटेड हो जाता है। दोस्तों भारत जैसे रिलीजियस कंट्री में जहां हर धर्म के अपने पर्सनल लॉज हैं, वहां पहले तो होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज करना बहुत मुश्किल है और कहीं न कहीं इंडिया भी उसी दौर में है। दोस्तों इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आज जहां इंडिया में इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज करना भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वहां सेम सेक्स मैरिज को प्रायोरिटी मिलना बहुत दूर की बात है। हालांकि इस दिशा में कुछ कदम जरूर उठाए जा सकते हैं, जिसकी शुरुआत समाज में होमोसेक्सुअलिटी को लेकर एक्सेप्टेंस बढ़ाने से होनी चाहिए। देखा जाए तो कुछ NGOs लगातार इसको लेकर काम भी कर रहे हैं। एक बार अगर सोसाइटी को तैयार कर लिया जाए तो पार्लियामेंट से लॉ बनाना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां बैठे रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे समाज से आते हैं। इसलिए होमोसेक्सुअल रिलेशंस को सबसे पहले इंडियन सोसाइटी में वाइडली एक्सेप्ट होना होगा, तभी कहीं जाकर इस दिशा में लीगल रेमेडीज ला पाना आसान हो पाएगा। दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।